हमारा जो विषय रहेगा, विषय हिंदी है, और उसमें जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा हमारा कृतिका का पाठ खाना खाना हाथ से। अब सबसे पहले ये खाना खाना हाथ जोड़िए, खाना खाना मैंने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर, इसमें एक व्यापक प्रार्थना थी जिसके बारे में आगे बताऊंगी। एक इतनी युक्ति से लेखिका ने सीखी थी कि मैं अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा पूरा जीवन अच्छे कार्यों को समर्पित हो। मुझे प्रार्थना करना चाहिए। तो इसका पाठ का नाम ही क्या है? खाना खाना हाथ से। अब मैं इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ध्यान से सुनेंगे। इसमें लेखिका ने गैंगटॉक से लेकर हिमालय तक की यात्रा की थी, इसका वर्णन दिया हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, कैसे कैसे किस किस रास्ते से गई, उस रास्ते में उन्हें क्या क्या देखने को मिला, प्राकृतिक सौंदर्य कैसा लगा, वहाँ का पारिवारिक जीवन, वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ का पारिवारिक जीवन कैसा है, वहाँ का सांस्कृतिक जीवन कैसा है। ऐसा नहीं है वहाँ लोग रहते हैं तो बिल्कुल कटे रहते हैं हर चीज से, वहाँ का सांस्कृतिक जीवन कैसा है, वहाँ लोग कैसे कार्य करते हैं, वहाँ कैसे स्त्रियां अपने श्रम का योगदान देती हैं। इस सब के बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया खाना खाना। तो हम एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे जिसके बारे में मैं आपको बताती चलूंगी कि सबसे पहले उन्होंने लिया है गैंगटॉक से हिमालय तक की यात्रा। सब जो लेखिका है उन्होंने गैंगटॉक से हिमालय तक की यात्रा की थी, और जब वो गैंगटॉक पहुंची तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो इतना सुंदर शहर लगा, ऐसा लगा मानो पूरा आसमान जमीन पर उतर आया है। उसका सुबह रात शाम सब कुछ सुंदर थी, ऐसा लगने लगा मानो सारे वो आसमान की जगह पृथ्वी पर थी, मानो सब कुछ सुंदर था। जहां से वो रुकी हुई थी वहां से कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी जब बादल होते हैं तो बादलों के कारण वो स्पष्ट नजर नहीं आती। उन्होंने देखने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ वातावरण ऐसा था, बादल छाए हुए थे आसमान में, तो वो पूरी स्पष्ट रूप से कंचनजंगा नहीं देख पाई। तो उससे आगे उन्होंने अपना सफर तय किया योमथांग। योमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। तो वहां जब उन्होंने वो यात्रा शुरू की, इनके जो ड्राइवर थे जितेन नार्गे नाम था, जितेन नार्गे वहीं के रहने वाले थे, और वो ड्राइवर जीप चला रहे थे, ड्राइवरी का कार्य कर रहे थे उस समय, लेकिन वो ड्राइवर कम गाइड जानते हैं किसे कहते हैं? कि जो वहां के आसपास के सारी जानकारी आपको दे सके, सांस्कृतिक भी, भूगोलिक भी, सारी स्थिति के बारे में अच्छी तक। और ये कौन दे सकता है? जो वहां से परिचित, जो वहां के क्षेत्र के बारे में सारी जानकारी रखता हो। तो वो ड्राइवर कम गाइड जाते थे, बीच बीच में जो भी स्थान पड़ता था उस सब के बारे में वो सारी बातें विस्तार से जो यात्रा कर रहे थे उस समय जीप में उनको बताते जा रहे थे, समझाते जा रहे थे। तो जब वो योमथांग के रास्ते पर जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या मिलता है कि रास्ते में वो देखते हैं कि 108 श्वेत पताकाएं हैं। श्वेत पताकाएं जानते हो? झंडियां लगी हुई थी, श्वेत पताकाएं उन्होंने रास्ते में देखा। उसका क्या मतलब था? अब श्वेत पताकाएं, अगर हम इधर के जा रहे हो उधर यात्रा करने, तो हम तो नहीं समझ सकते कि ये पहले जो झंडियां तिकोनी, जानते हो तिकोनी झंडियां होती है, कुछ रंग बिरंगी शादी वगैरह में लगाई जाती थी। अब नहीं, अब तो डेकोरेशन और तरह की होने लगी, पहले लगाई जाती थी। तो वहां वो श्वेत पताकाएं लगी हुई थी 108। तो उन्होंने बताया जितेन नार्गे ने कि जब यहाँ किसी, वहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, तो उन्होंने बताया जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो शांति के लिए, अहिंसा और शांति के प्रतीक है, इसके लिए 108 पताकाएं लगाई जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता। ये समय के अनुसार अपने आप झड़कर समाप्त हो जाती है। अब कभी रंगीन पताकाएं भी लगती हैं, तो रंगीन अगर वहां 108 पताकाएं लगी हुई है तो इसका मतलब है किसी शुभ कार्य के, नए कार्य का की शुरुआत। इसके लिए कैसी पताकाएं लगाई जाती थी? रंगीन। और जो अगर किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो गई है या वहां अहिंसा और शांति का जो प्रतीक है, उसके लिए कैसी लगाई जाती थी? श्वेत पताकाएं। उन्हें उतारा नहीं जाता था, अपने आप झड़कर समाप्त हो जाती थी। तो सबसे पहले उन्हें रास्ते में ये दिखाई दिया। ये भी आपके लिए बाद में आप देखोगे, चैप्टर पढ़ोगे, पाठ मैंने कहा था पढ़ के आना,
कि श्वेत और रंगीन पताकाएं क्यों लगाई जाती थी, क्या मतलब था। इससे आगे जब वो चलते हैं तो रास्ते में वहीं पर कवि लॉन्ग स्टॉप नाम का क्षेत्र पड़ता है। और कवि लॉन्ग स्टॉप क्षेत्र में क्या था कि उसमें एक पहिया था जो घूम रहा था, और वहां क्या मान्यता थी, क्योंकि जितेंद्र नार्गे जीप चला रहा था, उसे वहां की सारी जानकारी थी। पहले तो उसने पताकाओं के बारे में बताया, फिर क्या बताया, जो यात्रा कर रहे थे उन्हें, उनमें लेखिका भी थी, उन्होंने बताया ये धर्म चक्र है। एक कन्या था, व्हील था, वो घूम रहा था, तो उन्होंने बताया ये धर्म चक्र है। और ऐसा माना जाता है कि जो इसे घुमाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ये मान्यता है कि वहां एक चक्र लगा हुआ था, ये धर्म चक्र है, और जो इसे घुमाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तब लेखिका को लगता है कि पूरे भारत की आत्मा एक है। कैसे? कहीं कहीं कुछ कुछ अंतर है। हमारे यहाँ क्या माना जाता है, हमारे यहाँ माना जाता है कि यदि गंगा में स्नान कर लो तो सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा स्नान क्यों जाते हैं कि अगर कोई पाप किया है तो गंगा स्नान कर लो, सारे पाप धुल जाते हैं। केवल उसका रूप अलग है, वहां धर्म चक्र घुमाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, यहाँ गंगा स्नान से सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो लेखिका को लगता है, जो लेखिका यात्रा कर रही थी उसे लगता है कि पूरे भारत की आत्मा किसी न किसी रूप में एक है। तो उससे आगे वो चलते हैं, वहां पर सेवन सिस्टर फॉल पड़ता है, और वो फॉल जो इतना सुंदरता से युक्त दृश्य था, वो बीच बीच में रुक भी रहे थे। वहां रुककर कोई अपने कैमरे में उसकी सुंदरता को कैद कर रहा था, कोई उसके जल में अपने मुंह धो रहा था, हाथ धो रहा था, पैर। तो इस तरह से वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को वो अपने कैमरे में बंद करते जा रहे थे। जब इससे आगे चलते हैं तो वहां उन्हें क्या दिखाई देता है, जिस समय वो लेखिका ये सारे प्राकृतिक दृश्य में खो जाती है, और जब वहां तिस्ता नदी पड़ती है, तिस्ता नदी को देखकर वो जब उसमें एक पत्थर पर बैठ जाती है राजकुमारी की तरह, पैर नीचे कर लेती है, तो उसे लगता है कि मेरे अंदर की जितनी भी तामसिकताएं, तामसिकताएं जानते हो, कमियां, बुराइयां, वो सारी समाप्त हो गई है, इस पानी के साथ घुलकर समाप्त हो गई है। वहां इतना प्राकृतिक सौंदर्य था कि यहाँ के किसी चीज से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें लगता है कि वास्तव में यहाँ कोई ईश्वरीय सौंदर्य है जिसमें लेखिका भी रमती जा रही है। वहां आगे वो देखती है उसी सौंदर्य में कि कुछ पहाड़ी औरतें सड़क, मतलब कुदाल हाथ में लेकर सड़क तोड़ रही हैं। जब उसने पूछा ये क्या कर रही है, तो वहां के लोगों ने बताया कि ये सड़क को चौड़ा कर रही है, उसकी चौड़ाई को बढ़ा रही है। वो उस रूप में साथ में पीछे एक टोकरी होती है जिसे डोको कहते हैं वहां के लोग, डोको में अपने बच्चे को भी बांधे हुए थे साथ में, और कुदाल से तोड़कर, पत्थरों को तोड़कर रास्ता बना रही थी। वो इस रूप में मानो मौत को भी झुठला रही थी। वहां रास्ते इतने सकरे होते हैं, इतने पतले होते हैं कि जरा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो तुम कई हजार नीचे जाकर गिरोगे, और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो इस रूप में मानो उन्होंने मौत को भी झुठला दिया था कि वो पत्थरों को तोड़कर बच्चे को अपने साथ टोकरी में बांधकर घर गृहस्थी का काम तो करती हैं, उसके साथ में वो कितनी कड़ी मेहनत करती है, ये कि दिन भर पत्थर तोड़ती है, बच्चे को साथ रखती हैं, पीछे बांधे रखती हैं, और वो लोगों के लिए रास्ता बनाती हैं। उस समय उसे ये भी लगता है कि उसके बदले में जितना वो श्रम करती है शायद उन्हें बहुत कम मिलता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जाके देख लो, पुरुष से महिलाओं को कितना ही श्रम करें, जो मजदूरी हमेशा कम दी जाती है। तो वो एक बार ये भी सोचती है कि ये कितना अधिक है, समाज को देखने और बदले में नहीं, कितना कम प्राप्त। ये था आपका कौन सा पॉइंट था, योग ढंग सकता, ये मातृत्व व साधना का दृश्य, कि किस तरह वो मातृत्व और अपने कर्म में मातृत्व का भाव निभाते हुए अपने कर्म में लगे हुए थे। पहाड़ी औरतें कितना कठिन कार्य कर रही थी। आगे वो क्या देखते हैं, स्कूल से लौटते हुए बच्चे, स्कूल से कैसे लौट रहे थे बच्चे, पढ़कर, और वो केवल पढ़ाई नहीं करते, उन्हें कई कई किलोमीटर पहाड़ी रास्ता चढ़कर अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, और पढ़ाई के बाद वो घर आते हैं तो वो केवल पढ़ाई नहीं करते, अपनी माँ का भी साथ देते हैं। कैसे साथ देते हैं कि मवेशी चराना, मवेशी पशु, या जो जलाने के लिए है वो लकड़ियां, जब माए लकड़ियों के गट्ठर लेके आती हैं तो लकड़ियों के गट्ठर लाने में, लकड़ी लाने में उनकी सहायता करते हैं वो बच्चे।
पढ़ाई के साथ साथ मवेशी चराना, लकड़ियों के गट्ठर लाना, इन कार्यों में भी आप सहयोग करते हैं। आगे आपका पॉइंट आता है इसी के साथ चाय बगानों में। वहां वो क्या देखती है कि चाय बगानों में चाय की पत्ती तोड़ने का, एसएसटी पढ़ते हो ना कि चाय की पत्ती तोड़कर ही ये चाय बनाई जाती है, तो चाय की पत्ती तोड़ने का कार्य कर रही थी वहाँ पर। और उनका जो सौंदर्य था, गुलाबी चमकता चेहरा, बिल्कुल खिला हुआ सौंदर्य, ऐसा लग रहा था इंद्रधनुष की छटा के समान, उसको मोहित कर रहा था। इंद्रधनुष की छटा के समान मोहित कर रहा था। वो देखती है कितनी और खुश थी कि कितना सौंदर्य से युक्त उनका चेहरा था और किस तरह से वो चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो उससे वो दृश्य मनमोहक लगता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। बीच बीच में कहीं उसे फूलों की वादियां मिलती हैं, कहीं मतलब फूल ही फूल, ऐसा लगता है कभी लेखिका को वो फूलों के बाग में आ गई है जगह जगह। और जितनी ऊंचाई पे जाओगे उसमें फूलों का प्रकार बदल जाता है। वहां फूल ऐसे नहीं होते जैसे हमारे मैदानी इलाकों में होते हैं, वहां और तरह के फूल होते हैं, फूल ही फूल मिलेंगे, कई घाटियां घाटियां जो एक से दूसरे स्थान पर। इसके बाद वो क्या देखती है कि आगे लायूं में वो पड़ाव होते हैं। लायूं एक स्थान है जो पहाड़ों से घिरा हुआ छोटी सी बस्ती है लायूं, छोटी सी बस्ती लायूं है, जिसमें वो रात पड़ाव लेते हैं, रात बिरात बिताते हैं। और वहीं वो जाकर उस पानी में, जो तीस्ता नदी की उस पानी में पैर दे के बैठ जाती है, और लेकिन रात होने से पहले ही आ जाती है। तो वहां पर पड़ाव लगते हैं। जब वहां पूछते हैं कि स्नोफॉल होना चाहिए, जब इधर का व्यक्ति उधर जाता है तो वो सबसे पहले क्या पूछता है, पहाड़ी क्षेत्र में जाता है कि बर्फ पड़ेगी या नहीं, बर्फ कहाँ पड़ रही है। तो वहां के लोगों ने बताया कि बर्फ मतलब प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी आई है। अब इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि बर्फ पड़ने में भी कमी आई है, बर्फ नहीं इतना पड़ती है। और अगर तुम्हें बर्फ देखनी है तो है प्रदूषण किस कारण से आया, मैं पूछ सकती हूँ। प्रदूषण आया है कि जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर जाकर लोग रहते हैं, है ना। जब लोग वहां रहेंगे, मार्केट भी बन गया, होटल भी बन गए, है ना। तो वो गंदगी भी होती है थोड़ा बहुत, और वातावरण भी, जब खाना बनेगा या और चीजें होंगी जगह जगह, तो उससे क्या होगा, जो वातावरण है वो थोड़ा गर्म होगा, तो जो बर्फ पड़ने में कमी आती है। तो उन्होंने कहते हैं कि अगर तुम्हें वो देखना है तो यहाँ से 500 मतलब मील लगभग ऊपर एक कटाव क्षेत्र है, वो अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है। कटाव का भी आपके क्वेश्चन में है कि अभी तक वहाँ मतलब टूरिस्ट स्पॉट ना बनने के मतलब क्या अच्छा ही बताइए। तो टूरिस्ट स्पॉट वहाँ नहीं बना है, वहाँ जो वातावरण है वो पहले सामान्य रूप से जो होना चाहिए, वहाँ कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है तो वहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ कोई होटल वगैरह कोई गंदगी नहीं है, तो वहाँ अभी भी है। तो वो एक तरह से कटाव का टूरिस्ट स्पॉट न बनना, एक भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। क्यों वरदान है उसके लिए? क्योंकि अगर वो टूरिस्ट स्पॉट बन गया तो क्या होगा, वहां लोग जाएंगे, दुकानें बनेंगी, होटल बनेंगे, है ना, मार्केट बनेगा, गंदगी होगी और वहां भी स्नोफॉल में कमी आएगी। लेकिन वो इसे कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। कटाव जो क्षेत्र है, जो लायूं बस्ती से 500 किलोमीटर ऊपर है वो लगभग, तो उसे यहाँ का भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, कटाव को, क्योंकि वो अभी प्राकृतिक रूप में, वहाँ कोई दुकान नहीं है, टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, जिसके कारण वहाँ किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, वहाँ स्नोफॉल है। तो इसके बारे में बताया था। फिर है जो हिम शिखर है, जो हमारे पर्वत है, इन पर क्या होती है, बर्फ जम जाती है, और बर्फ जमकर जब गर्मी पड़ती है तो वही बर्फ पिघल पिघल कर पानी के रूप में मैदानी भागों की पानी की कमी को पूरा करती है। नदियों में पानी कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, पहाड़ों से। और पहाड़ों से कैसे आता है, पिघल कर। भाई वो ठंड के मौसम में बर्फ जम गई, और थोड़ा जब गर्मी का मौसम आया, जब मौसम परिवर्तित हुआ, थोड़ा गर्मी आई, तो वो बर्फ पिघल पिघल कर पानी के रूप में नदियों में आ जाती है, जिस नदी के पानियों का प्रयोग हम सब प्राणी करते हैं, हमारे काम आता है। तो इस तरह से जो ये जो पर्वत है,
वो लोगों की जल की कमी को भी पूरा करते हैं। अब तुमने देखा होगा बहुत कम स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होता ही नहीं है। तो सब कारण यही बताते हैं कि प्रदूषण प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी आई है। प्रकृति है जहाँ बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण है, आज लोगों ने अपनी सुविधा के लिए टूरिस्ट स्पॉट बना दिए, टूरिस्ट स्पॉट में गंदगी फैलने लगी, वहाँ दुकानें बन गई, वहां पर बड़े बड़े होटल बन गए, कई मंजिला इमारतें बन गई। तो क्या हुआ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की ना, तो वो फिर क्यों नहीं बदला लेती, तरह तरह से वो भी बदला लेती है, किस तरह से हम गंदगी फैलाते हैं। उससे थोड़ी आगे चलकर वो उन्हें जो चीन की चौकियां दिखाई देती हैं। तो जब चीन की चौकियां हैं वहाँ चीन मतलब चीन का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो वहां पर अपने भी सैनिक रहते हैं। अब तो तुम चीन का वैसे ही बहुत पढ़ रहे हो ना, तो अपने भी सैनिक रहते हैं वहां पर। एक सैनिक ने उसके लेखिका के पूछने पर बताया कि आप यहाँ इतनी ठंड में, मतलब अब ऐसा मौसम है तो जब जनवरी के महीने में कितना -15 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है और उससे भी ज्यादा पहुंच जाता है, तब भी वो लोग खड़े होकर पहरा देते हैं, अपनी सीमा की रखवाली करते हैं। अब तुम देखिए हम कितनी मतलब उनके बारे में नहीं सोचते, वो सीमा पर जाकर लड़ने के साथ साथ रखवाली करते हैं, कितना कठिन काम करते हैं। तो एक सिपाही ने वहां बताया था, सैनिक ने, कि ताकि आप चैन से सो सको इसलिए हम यहाँ रखवाली करते हैं, ताकि आप वहां चैन से रह सके, सो सके, सीमा की रखवाली करते हैं। और इतना ही नहीं, हम जो सैनिक हैं उनका परिवार यहाँ रह रहा है और वो बॉर्डर पे है, तो क्या हमारे मन में उन लोगों के प्रति कभी कोई भाव आता है? शायद नहीं आता। हम ये नहीं सोचते कि अगर देश की रक्षा के लिए ये सैनिक वहां पर है तो हम जितना हो सके उसकी सहायता करते, छोटे मोटे कार्यों में सहायता करते, लेकिन हमारा कभी ऐसा भाव रहता ही नहीं। कैसा रहता है कि अपना काम करो, केवल अपना स्वार्थ। तो उन सैनिकों को देखिए, उसके बारे में लेखिका ने बताया है कि किस तरह से वो देश की सरहद पर -15 से भी ज्यादा टेम्परेचर जब माइनस में चला जाता है तब वो खड़े होकर पहरा देते, किस तरह से, ये देखिए उनके बारे में बताया, वहां की सीमा की रखवाली करते हैं। और फिर ये आखिर में लाइन से योगथांग का रास्ता जब खत्म हो जाता है, लेखिका अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। हिमालयों से कैसा लग रहा है? कहीं तो हरा भरा कालीन लग रहा है, जहाँ थोड़ी हरियाली है तो ऐसा लग रहा है कि हरा कालीन बिछा हुआ है, और कहीं ऐसा लग रहा है कि प्लास्टर उतनी दीवार है, जैसे किसी दीवार के पर वो हटा दिया जाए, प्लास्टर सीमेंट हटा दिया जाए, ऐसी ऊपरी दीवार सा लग रहा था। अलग क्षण क्षण में उसका रूप परिवर्तित हो रहा है। तो लेखिका ने वहां से गंगटोक से हिमालय तक की यात्रा की, और उस यात्रा पर कौन कौन से ऐसे स्थान पड़े, रास्ते कैसे थे, सकरे थे, बहुत सकरे में छोटे छोटे रास्ते थे, वहां के लोगों का जीवन कैसा है, वहां के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं और उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए कितने किलोमीटर ऊपर जाना होता है, फिर पढ़कर वापस आना, तो वहां कोई साधन उपलब्ध नहीं है, पैदल जाने के, और चढ़ाई करना वहां की बहुत मुश्किल है। वहां के लोग कितने मेहनती, अगर मैदानी क्षेत्रों का व्यक्ति वहां चला जाए तो शायद वो थोड़ी देर भी वहां ना चढ़ सके, लेकिन उनको वो इतने मेहनती होते हैं कि कितना परिश्रम करते हैं। वहां कोई साधन नहीं है, वहां दुकानें ऐसे नहीं है जैसे आप गए मार्केट से कुछ खरीद लिया, ऐसा नहीं है। वहाँ एक एक दुकान सामान खरीदने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, बहुत नीचे रह रहे हैं तो नीचे आना पड़ेगा, तब दुकान मिलेगी, सामान लेकर फिर वापस जाएंगे। तो कितनी किन अभावों में, और वहां ये भी देखते हैं कि इतनी मेहनती होने के बाद वहां मतलब गरीबी भी है, बहुत ज्यादा वहां के लोग समृद्ध नहीं है, किन मतलब परिस्थितियों में रहते हैं, और साथ में कितने मेहनती हैं, कितना परिश्रम करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और ऐसा नहीं उनके जीवन में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने देखा कि रात को घेरा बनाकर जो युवतियां थी वो नृत्य कर रही थी, गा रही थी, नृत्य कर रही थी, मस्ती में झूम रही थी। तो ये लेखिका की यात्रा का वर्णन है जो उसने गंगटोक से लेकर कहाँ तक की थी, हिमालय।
हिमालय उसे कैसा लगा, योमथांग के रास्ते में उसने क्या क्या देखा, और साथ में लायू में कटाऊ कहाँ पर है, उसको एक भी दुकान न होना उसके लिए वो वरदान कैसे। तो आज मैंने बेटा आपको इसका सारांश बताया है। तो ये तो आपका सारांश कंप्लीट हो चुका है तो इसकी वीडियो यहीं तक रहेगी।